हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल ये वीडियोज आपके लिए हैं। जीरो टू आईआईटी हीरो, इसका आपको पता होगा विशेषता। साथ में इसके डीपीपी मिलता है और उसकी डिस्कशन के लिए लाइव क्लास होता है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। और आज का अपना टॉपिक होगा सरल रेखा का लेक्चर नंबर 3, जिसमें अपन देखेंगे हरात्मक संयुग्मी, उसके बाद में क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज वाला। क्लियर है ये बात। तो ये और सोचने का तरीका देखो, एम फिक्स है। इस सीरीज में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें अपन कम से कम सूत्र देखेंगे और एक ऐसा तरीका कि अपना एग्जाम में क्वेश्चन 2 या 3 मिनट में हो ही जाए। तो ये दो अपने गोल फिक्स हैं, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सूत्र से होती है बच्चों को और दूसरी टाइम से। तो ये दोनों ही चीजों के लिए ये सीरीज बनाई जा रही है। ठीक है क्या। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। चलें बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, हरात्मक संयुग्म में ये होता क्या है। हरात्मक संयुग्म में क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। यदि दो बिंदु P तथा Q रेखाखंड AB को समान अनुपात में अंतः तथा बाह्य विभाजित करते हैं। एक रेखाखंड है बच्चे A और ये B। अब ये दो बिंदु है A और B। अब इसमें क्या है, A और B दो बिंदु है, एक है बिंदु P तथा एक है बिंदु Q। ये समान अनुपात, ध्यान से पढ़ना बच्चे, समान अनुपात में अंतः तथा बाह्य विभाजित करते हैं। मतलब एक है जो पॉइंट P है, जो बिंदु B है, वो इसको M अनुपात N में अंतः विभाजित करता है। ठीक है। बिंदु P M अनुपात N में अंतः विभाजन करता है। इसका मतलब मैं ये लिख दूं क्या बच्चे, ये लिख दूं क्या यहाँ पे कि AP बटे इसका इससे डिस्टेंस अपॉन इससे इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू M/N। यहां तक ठीक है। बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट है एक Q, दूसरा पॉइंट एक Q है जो इसको समान अनुपात, मतलब वो भी M अनुपात N में ही विभाजित करेगा, पर वो कैसे करेगा, बाह्य। मतलब ये P इसको अंतः करता है और जो Q बिंदु है वो किससे करता है, बाह्य। तो Q भी इसी रेखाखंड को M अनुपात N में ही विभाजित करेगा, पर वो कैसा करेगा, बाह्य। कैसा विभाजित करेगा, बाह्य। अब मुझे ये बताओ तुम, अगर बिंदु Q AB को बाह्य विभाजित करता है किस अनुपात में, M अनुपात N में, तो M कौन सा होगा, M आपको पता होगा यहां से लेके यहां तक जाता है ना पहले। अरे भाई पहले बिंदु से इस तक, ये तो पता होगा ना, AQ अपॉन, चलो इसको अलग लिख देते हैं, AQ, A से Q फिर दूसरे बिंदु से Q तक। तो ये क्या आएगा बच्चे, M/N आएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है आपको। देखो A से Q फिर B से Q। अरे अनुपात ऐसे ही तो निकालते हैं कि पहले बिंदु से उस तक जाओ फिर दूसरे बिंदु से उस तक जाओ। तो ये अनुपात, मतलब AP/BP दिया M/N, AQ/BQ दिया M/N। तो ये हुआ कि अपना रेखाखंड था AB, इसको एक बिंदु P तो अंतः विभाजन करता है किसमें, M अनुपात N में, और दूसरा बिंदु Q कैसे विभाजन करता है, बाह्य विभाजन करता है किसमें, M अनुपात N में ही। क्लियर है ये बात। तो ये अपने को दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे, तो ये जो P और Q है ना, इन बिंदुओं को अपन क्या बोलते हैं, हरात्मक संयुग्मी बोलते हैं। किसके सापेक्ष, AB के सापेक्ष। मतलब A और B बिंदुओं के सापेक्ष P और Q एक दूसरे के हरात्मक संयुग्मी होते हैं। क्लियर है क्या, एक दूसरे के हरात्मक। अब ये दिमाग में आ रहा होगा आपके कि सर इसको हरात्मक संयुग्मी क्यों बोलते हैं, मतलब क्या ये कहां से नाम आया हरात्मक संयुग्मी। तो इसलिए बोलते हैं। इसमें देखिए बच्चे, इसमें क्या होता है ना, AP, A से लेके कहां तक जाओ, P तक। पहले जाओ A से P तक, A से लेके P तक, फिर जाओ A से लेके B तक, फिर जाओ A से लेके B तक, फिर किसके जाओ, A से लेके Q तक। तो AB A से लेके Q तक। देखो बच्चे, पहले A से मैं गया P तक, फिर A से B तक, फिर A से Q तक। तो ये देखो AP, AB, AQ ये किस में होते हैं, HP में होते हैं। ये किस में होते हैं, HP में होते हैं। तो इसलिए इनको हरात्मक संयुग्मी बोलते हैं। ये तीनों नंबर्स AP, AB, AQ किस में होते हैं, HP में। AP, AB, AQ किस में होते हैं, HP में। तो इसलिए इनको हरात्मक संयुग्मी बोलते हैं। ये वाली बात क्लियर है क्या बच्चे, बिल्कुल। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर ये कहां से आया, तो इसका प्रूफ अपन कर सकते हैं, और इसका प्रूफ मैं बता रहा हूं, और इसमें अपन सोचना भी सीखेंगे कि कैसे ये हो रहा है।
तो मेरे को इन तीनों में संबंध चाहिए। अगर ये एचपी में होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, AB बराबर, AB बराबर जानते हो ना, ABC एचपी में है तो बीच वाला बराबर 2 टाइम्स AP AQ अपॉन AP प्लस AQ। ये वाली बात याद है या नहीं? अरे 3 नंबर्स ABC एचपी में है, ABC एचपी में है तो B बराबर 2AC अपॉन A प्लस सी, B बराबर 2AC अपॉन A प्लस सी, वो वाली कंडीशन। तो ये अपने को, अगर इनको अपने को HP में प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो ये अपने को लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएं? यहीं से ला सकते हैं भाई, और तो कुछ है नहीं। तो इसको और इसको देखो, ये और ये बराबर होंगे क्या? बिल्कुल। तो AP बाई BP इज इक्वल टू AQ बाई BQ। अब अपने को बताओ किस किस में रिलेशन चाहिए? एक तो है AP, तो AP चाहिए, दूसरा है AQ, AQ भी चाहिए। क्या BP है क्या इधर? BP इधर है क्या? नहीं है। BP को हटाना है यहां से और BQ को हटाना है। देखो ध्यान से, इधर क्या चाहिए? AP चाहिए, AQ चाहिए, पर BP चाहिए क्या? नहीं चाहिए। BQ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो मान लो ये कंडीशन यहां से, अब इसको क्या करें? BP की जगह क्या करें? भाई AP तो ठीक है, पर BP की जगह क्या करोगे? मेरे को BP नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूं बच्चे, इसकी जगह देखो BP, ये वाले की बात कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? AB माइनस AP। ध्यान से सुनना, AB माइनस AP। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा AB माइनस AP। क्या बोला बच्चे? AB माइनस AP। तो ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, बिल्कुल। ऐसे ही AQ अपॉन, क्या नहीं चाहिए बच्चे? क्या नहीं चाहिए मेरे को? मेरे को नहीं चाहिए BQ, B से Q तक नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन मेरे को नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? AQ माइनस AB, AQ माइनस AB। देखो बच्चे, A से Q तक, उसमें से माइनस AB कर दो, तो AQ माइनस AB। अब देखो, जो भी लिखे हुए हैं वो सब चाहिए क्या? ऐसे ही है क्या? तो अपन ने इसको हटाया और इसको हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि ये अपने को नहीं चाहिए थे, इसलिए BP की जगह में क्या लिखा? AB माइनस AP, और जो अपना BQ नहीं चाहिए था उसकी जगह AB माइनस AP। क्लियर क्या? तो कर सकते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, वज्र गुणा कर दो रे। AP इंटू AQ माइनस, इसको इधर ले जाओ, AP इंटू AB इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे? इसको उधर ले जाओ, AB AQ इंटू माइनस का AQ AP। तो देखो बच्चे, देखो ध्यान से देखो, अपने को किसका वैल्यू चाहिए? AB का। तो AB वालों को एक तरफ शुरू करो, AB वालों को उधर ले चलते हैं, AB वालों, तो इधर आ जाएगा AP इंटू AQ प्लस, और ये 2 आ जाएगा। देखो ये इधर ले आओ, AP AQ, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इक्वल टू AB वालों को उधर ले जाओ, तो AB वालों को उधर ले जाओगे तो क्या बनेगा? AP प्लस AQ। गौर से देखो भाई, गौर से देखो, वज्र गुणा तो कर सकते हैं ना। AB बराबर क्या आ गया बच्चे? 2AP इंटू AQ अपॉन AP प्लस AQ। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो ये आ गया। तो इसलिए इसका नाम होता है हरात्मक संयुग्मी। देखो ये कंडीशन आ गया ना, दिस बराबर दिस इंटू दिस, तो ये इसलिए ये HP में होते हैं। तो याद रखना बहुत सिंपल है कि ये होते हैं क्या बच्चे? हरात्मक संयुग्मी। और क्यों होते हैं? क्योंकि A से P पहला जो पॉइंट, फिर B, फिर Q, ये जो लेंथ होती है वो किस में होती है? HP में होते हैं, इसलिए हरात्मक संयुग्मी इनको बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन क्या देगा? A दे देगा, B दे देगा, P या Q में से कोई एक बिंदु दे देगा, और फिर उसका हरात्मक संयुग्मी पूछ लेगा। तो वो कैसे करेंगे? तो क्वेश्चंस के थ्रू ही देखते हैं। और बाकी अगर आपने ध्यान से सुना है ना इसको, कि वो अनुपात तो समान रहेगा ना, अनुपात तो समान रहेगा, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है क्या बच्चे? चले, तो इस वाले में ध्यान से बस डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है खास। हाँ, बिंदु का बिंदुओं के सापेक्ष हरात्मक संयुग्मी, मतलब इस बिंदु का हरात्मक संयुग्मी चाहिए, मतलब इसको P बोल देते हैं 1 3, और इसको ये बोल देते हैं, इसको भी बोल देते हैं, मतलब इस P का इन बिंदुओं के सापेक्ष हरात्मक संयुग्मी चाहिए। तो देखो A बिंदु कहां है? ये रहा A बिंदु -1, -1, B बिंदु 4, 9, ये है ये। अब अपने को एक क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है, P कहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ P 1 3 दिया हुआ है।
अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, इस P का इस रेखाखंड के सापेक्ष क्या चाहिए, हरात्मक संयुग्मी। मान लेते हैं वो कहीं यहां आ रहा है Q, ये अपने को निकाल। तो क्या करेंगे बच्चे कि P और Q इसको समान अनुपात में अंत और बाह्य विभाजन करेंगे। तो ठीक है, Q निकालने के लिए क्या चाहिए होगा कि अनुपात चाहिए, क्या वो अनुपात चाहिए होगा ना भाई। Q कैसे निकालो, मुझे तुम बताओ Q कैसे निकालोगे। तो Q कैसे निकालोगे, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, वो अनुपात चाहिए। तो ये बिंदु P दिया है, तो यहां से क्या आ जाएगा, वो अनुपात। तो माना इसको लैम्डा अनुपात 1, अगर जब भी अनुपात निकालना हो, जब भी अनुपात निकालना हो तो बच्चे क्या मान लेना है, लैम्डा अनुपात 1। और कौन सा सूत्र लगाने की बात करें, देखो अपन ने पहले वो अनुपात निकाल लेंगे कहां से, एक बिंदु दिया है ना, एक बिंदु दिया है, बिंदु P दिया है, तो पहले मैं अनुपात निकाल लूंगा, फिर मैं बिंदु Q निकाल लूंगा, क्योंकि अनुपात पता हो गया तो Q तो आ ही जाएगा। तो अब क्या फॉर्मूला लगाओगे, P का निर्देशांक ले आओ यहां से, क्या, अरे अंत विभाजन वाला ही लगाएंगे, फॉर लैम्डा -1, इसको इससे करा है भाई, फॉर लैम्डा इसको इससे किया तो -1 अपॉन लैम्डा +1। अंत विभाजन का सूत्र लगा रहा हूं यहां से 9 लैम्डा, फिर ये 1 और -1, तो ये -1 हो जाएगा अपॉन लैम्डा +1। अंत विभाजन का सूत्र लगा दिया। अब ये और ये देखो बिंदु P, ये भी P के निर्देशांक है, ये भी P के, तो ये दोनों सेम ही होने चाहिए। तो इनका x निर्देशांक बराबर करो, 1 = फॉर लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा +1, वज्र गुणा कर दो, तो लैम्डा +1 = फॉर लैम्डा -1। तो लैम्डा 3 लैम्डा बराबर कितना आ गया बच्चे, 2। देखो 3 लैम्डा का मान कितना है, 3 लैम्डा बराबर 2, तो लैम्डा का मान आ गया 2/3। तो मतलब अनुपात क्या आ गया, 2:3। तो इसलिए P क्या कर रहा है, और इससे भी अगर आप y निर्देशांक भी बराबर करोगे तो ये तो भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा। तो यहां से भी आप निकाल सकते थे लैम्डा सेम आएगा, अगर सेम नहीं आएगा तो फिर वो विभाजन ही नहीं कर रहा। ये वाली बात सही है क्या, तो लैम्डा यहां से निकालो, यहां से सेम ही आएगा, y निर्देशांक बराबर करके भी निकाल सकते हो। अब अपने को क्या चाहिए बच्चे, देखो तो क्या आ गया, लैम्डा 2/3 आने का मतलब हो गया ये अनुपात हो गया 2:3। तो बिंदु P इस रेखाखंड AB को 2:3 में अंत विभाजन करता है। अब Q क्या है, Q के लिए आप क्या बोलोगे, Q AB को 2:3 में बाह्य विभाजित, AB को बाह्य विभाजन करता है ना भाई, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो गया, QAB को 2:3 में बाह्य विभाजित करता है। क्यों, P का संयुग्मी है तो ये अंत विभाजन कर रहा है, तो ये कैसा विभाजन करेगा, बाह्य। भाई P ने अंत विभाजित किया 2:3 में, तो Q उसी अनुपात में, इसी अनुपात में इस AB को बाह्य विभाजित करेगा। तो क्या अपन निकाल सकते हैं, A क्या है। अब देखो बच्चे ये स्टेटमेंट आ गया, तो आप सीधा सीधा A लिख लो यार, -1, B यहां लिख लो। भाई फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये बताया हुआ ना मेरा, A लिख लो, B लिख लो और 2:3 लिख लो, और यहां कहीं Q मार्क कर लो अपने। तो भाई अपने को पता है ना, अपन ये डायग्राम बनाएंगे भाई, ये विभाजन का सूत्र लगाने के लिए यही डायग्राम बनाएंगे अपन। तो Q की निर्देशांक बोलो, इसको इससे गुणा करो, 2 × 4 -3 × -1 अपॉन 2 - 3, यही बात है ना, इनटू y निर्देशांक के लिए इसको इससे गुणा करो, 2 × 9 -3 × -1, 3 × -1 अपॉन 2 - 3। क्लियर है क्या वाली बात। तो देखो Q का निर्देशांक क्या आ गया बच्चों, Q का निर्देशांक ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 8 और +3 हो जाएगा, 8 और 3 11 बटे -1, और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये +3, 18 + 3 कितना होता है 21 बटे -1। क्या है बच्चे, ध्यान से देखो, 18 और 3 21 बटे -1। तो Q का आंसर आ रहा है -11 -21, -11 -21, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -11 -21। तो इस टाइप से करना है कि हरात्मक संयुग्मी में अगर एक दे दे अपने को, एक बिंदु P या Q में से एक बिंदु देगा, वो अपने को कुछ नहीं करना, सीधा सीधा अनुपात निकालना है, फिर अनुपात निकलते ही दूसरा बिंदु ले आएंगे। भैया अगर इसने अंत विभाजन किया
तो वो दूसरा बिंदु बाह्य विभाजन करेगा। अगर ये बाह्य विभाजन कर रहा होता तो दूसरा बिंदु अंत विभाजन करेगा। ठीक है क्या ये बात? बिल्कुल। तो ध्यान से देख बच्चे, और अपना को पता है ना अपन डायग्राम यही बनाएंगे। अरे अपन डायग्राम यही बनाएंगे, कौन सूत्र याद रखेगा यार? सीधा ए बी और क्यू, पता है बाह्य विभाजन कर रहा है तो बाह्य विभाजन का सूत्र लगा दिया। क्लियर है क्या? चलो तो अगले वाले में बिंदु P का बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के सापेक्ष ऋणात्मक संयुग्मी। अब ये इसीलिए लिया गया है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। हाँ बच्चे, इसीलिए लिया गया है। तो बहुत अच्छे, 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट इसको दीजिए बच्चे, कम से कम 5 मिनट। ए बी है और P, बिंदु P दिया है, तो बिंदु P मान लेते हैं यहां है कहीं, P दिया है इसने क्या 5,13, ये P दिया। ए बी पी, अब इसका क्या चाहिए? हरात्मक संयुग्मी में, तो हरात्मक संयुग्मी मान लेते हैं किधर यहां आएगा। तो अब मेरे को सबसे पहले वो अनुपात निकालना पड़ेगा, क्या? लेमडा अनुपात। तो P के निर्देशांक बोलो बच्चे, P के निर्देशांक बोलो, 3 लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1, और ये क्या? लेमडा माइनस 5 अपॉन लेमडा प्लस 1। अब देखो P 2 है, ये P के निर्देशांक है, ये भी P के निर्देशांक है, बराबर कर दो। x निर्देशांक को बराबर कर दो x के, y को कर दो y के। तो यहां पे मान आ जाएगा आपका 5 लेमडा प्लस 5 इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 2। तो लेमडा, 2 लेमडा का मान आ रहा है -3, 2 लेमडा इक्वल टू -3। तो लेमडा बराबर क्या आ गया? -3/2। इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब बता सकते हो क्या मुझे? क्या आप मुझे इस लाइन का मतलब बता सकते हो क्या है? अरे बता सकते हैं क्या? क्या मतलब है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कि सर इस बार क्या बोलेंगे? इस बार सर अपन ये बोलेंगे कि P, जो बिंदु P था वो P AB को 3:2। देखो अनुपात तो ये ना 3/2, तो 3:2 भाई, अनुपात तो ऋणात्मक आना ही नहीं चाहिए था। 3:2 में बाह्य विभाजन, मतलब P कौन सा बिंदु है? बाह्य विभाजन कर रहा है। P AB को बाह्य विभाजन करता है। ध्यान से देखना, माइनस आ गया, इसका मतलब ये बाह्य विभाजन वाला बिंदु है। तो अब Q कैसे लाएंगे? Q इसका हरात्मक संयुग्मी है, P का हरात्मक संयुग्मी है। अगर ये बाह्य विभाजन कर रहा है P, हरात्मक संयुग्मी क्या था? एक तो अंत विभाजन करता था, दूसरा बाह्य विभाजन। इस बार P बाह्य कर रहा है, तो Q क्या करेगा? Q इसका हरात्मक संयुग्मी है, Q P का हरात्मक संयुग्मी है, हरात्मक संयुग्मी है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे? Q AB को समान अनुपात, मतलब AB को 3:2 में बाह्य नहीं अंत करेगा। भाई बाह्य P कर रहा था, तो Q कैसे करेगा? अंत। तो ये अंत विभाजन करेगा। ये वाली बात क्या आप समझ सकते हैं क्या बच्चे? देखो Q AB को 3:2 में अंत करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि P बाह्य कर रहा था तो ये अंत करेगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो अपने। तो ये लिख लो 2, -5, B लिख लो कितना है? 3,1, और यहां से यहां, तो यहां कहीं P आएगा। और ये किस अनुपात में कर रहा है बच्चे? 3:2 में। किस अनुपात में? 3:2 में। तो P के निर्देशांक, इसको इससे गुणा करो, 3 × 3, और अंत विभाजन का सूत्र लगाना है, इसलिए प्लस 2 × 2 अपॉन, थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं भाई, P का निर्देशांक बोलिए बच्चे, इसको इससे गुणा करो, x निर्देशांक 3 × 3, प्लस इसको इससे गुणा करो 2 × 2 अपॉन 3 + 2, अंत विभाजन का सूत्र लगा रहे हैं, इसको इससे करोगे 3 × 1 प्लस 2 × -5 अपॉन 3 + 2। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है ये वाली बात? P आ जाएगा बच्चे कितना? 9 और 4 13/5 कॉमा ये कितना आ रहा है? 3 - 10, 3 - 10, तो माइनस का 7/5। समझ गए क्या बच्चे? समझ गए क्या बच्चे? वेरी गुड, समझ गए। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ऋणात्मक संयुग्मी में, पूरा कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए तभी क्वेश्चन होंगे। तो मतलब होगा क्या इसमें? एक बिंदु देगा जो या तो उस रेखाखंड को अंत करेगा या तो बाह्य करेगा, तो दूसरा बिंदु अपन ले आएंगे। क्लियर है क्या? अब बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू होने जा रहा है।
तो देखिए बच्चे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 है निम्न होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब एक त्रिभुज है, चलो थोड़ा अच्छा ही बना देते हैं, एक त्रिभुज है। हाँ बच्चे ध्यान से देख, हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो, x y ये एक त्रिभुज है, इसमें 3 बिंदु ले लेते हैं, a x1 y1 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु कहीं है b x2 y2, ये इस बिंदु के निर्देशांक है, तीसरा बिंदु मान लेते हैं यहां है कहीं तीसरा बिंदु, तो ये है, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत बार आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, हीरो का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, सब क्षेत्रफल पढ़े हैं आपने, अरे क्षेत्रफल के फॉर्मूले पढ़े हैं ना यार, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हीरो का सूत्र, हीरोइन वाला भी पढ़ा होगा कहीं, है ना। तो अब क्या होगा, निर्देशांक ज्यामिति में अपने को क्या देगा, वो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक देगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, मतलब एक त्रिभुज देगा और उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक देगा। तो अपन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सीधा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? भाई देखो, तुम वो आधार गुणा ऊंचाई वो निकाल के तो निकाल ही लोगे, अगर निर्देशांक दिए तो भुजाओं की लंबाई निकाल के भी निकाल सकते हो, पर वो लंबे जाएंगे। तो इसलिए क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे अपन सीधा कर सकते हैं? बिल्कुल है, और वो क्या है, वो ये। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं बच्चे, कुछ बच्चे पहली बार देख रहे होंगे ये क्या है, तो ये है बच्चे सारणिक, ठीक है। ये क्या है, ये है मापांक, मॉडुलस, ये मॉडुलस है। तो 2 चीजें हैं इसमें, पहले तो ये सारणिक। अब बहुत से बच्चों ने सारणिक का मान ही निकालना नहीं सीखा, डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट का मान निकालना ही नहीं सीखा। तो अब इस डिटरमिनेंट का मान निकालना, तो फिर क्या करा लोगों ने कि इसी फॉर्मूले को खोल के बता दिया कि ये याद कर लो। बाकी बच्चे देखो, मैथमेटिक्स में ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट पूरा एक टॉपिक है, अरे आईआईटी सिलेबस में ना। अब आप यहां क्या कर रहे हो, कि एक छोटी सी चीज, मतलब इसको खोलना तो सबसे नॉर्मल बात है, उसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लिया। अब वो फॉर्मूला आप अभी तो प्रैक्टिस करोगे, मुझे पता है शुरू ही किया 11th, तो अभी तो आपको याद भी होगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा, पर वो फॉर्मूला आप भूल जाओगे। और अगर आपने ऐसे फॉर्मूले चालू कर दिए ना याद करना, तभी तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भयानक बन जाता है। भाई ये डिटरमिनेंट है, इसका तुम 11th, अरे यार पूरा टॉपिक है, तो तुम इसके लिए क्या फॉर्मूले याद करोगे? और उस फॉर्मूले में पता है कितनी एंट्री जाएंगी, x1 y1 x2 y2, ये 6, और इनका 12 बार वैल्यू डालना पड़ेगा। कितनी बार? 12 बार। बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा। तो इसलिए ध्यान से सुनो, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसीलिए तो पंगा हो रहा है। और वो जो चीजें ना, वो जब सिलेबस पूरा हो जाएगा याद भी नहीं रहेगा क्या था, और ये अपन हमेशा यूज करेंगे और हमेशा याद रहेगा बस। और डिटरमिनेंट, अब प्रॉब्लम ये है, तुम 11th क्लास में हो तो, कि इसको खोलना नहीं आता। तो यार उसके लिए मैंने एक तो सेपरेट से बेसिक में वीडियो डाल रखा है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालें, या आपने फिजिक्स में सीखा होगा तो वहां से, या वीडियो देख लो, सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। तो अपने को फॉर्मूला वो याद ही करने की जरूरत नहीं है। अरे समझ रहे हो, मतलब इसका फॉर्मूला याद कर लिया, और जब एग्जाम में आएगा ना, तुम वो फॉर्मूला नहीं लगाओगे, क्योंकि आप उस दिन, थोड़े दिन आप बाद में आके सीखोगे अच्छा ये भी होता है। तो इसलिए आज से ही यही फॉर्मूला याद रखना है। और इसमें 2 चीजें हैं, एक है डिटरमिनेंट, दूसरा है मॉडुलस। अब मैं ये बता देता हूं कि डिटरमिनेंट को खोलते कैसे। पहले मेरा केवल इतनी सी चीज बता रहा हूं आपको, x1 y1 1। देखो ये क्या लिखा, x1 y1 1। भाई पहला निर्देशांक x1 y1 लिखो, फिर 1, फिर दूसरे निर्देशांक x2 y2 1, x2 y2 1, देखो ध्यान से, और फिर तीसरा निर्देशांक, तीसरे शीर्ष का निर्देशांक लिखो, और ये 1। तो ये हो गया, और इसके 1/2 ये। अब इसको खोलते कैसे, वो मैं बता देता हूं आपको। तो ये खोलते हैं, और बच्चे ये फॉर्मूला ही है एक, इसको ओपन करने का,
हाँ, और जिन्होंने नहीं देखा उसको बेसिक में इसका वीडियो मिल जाएगा, और इनफैक्ट वो सभी चीजें मैं एक वीडियो में डाल दूंगा जो द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति और बेसिक मैथ्स के अलावा अपनी कोऑर्डिनेट में यूज होगी, वो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, वो मिल जाएगा आसपास ही ना। तो या अब इसको खोलते कैसे है, तो इसको इस वाली पंक्ति के सापेक्ष अपन अभी खोलेंगे, क्योंकि अपन आप ज्यादा नहीं जानते इसलिए। तो कैसे खुलेगा, इसको लिखो, x1 को लिखो, इनटू में क्या लिखना है, इनटू में क्या लिखना है बच्चे, इनटू में इसको हटा दो और इसको हटा दो। क्या बोला मैंने, x1 को यहां लिखो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो क्या आया, इसकी गुणा में क्या आया, दिस माइनस दिस। देखो बच्चे आप क्या करना होता है, दिस इसको इससे गुणा करो, माइनस इसको इससे गुणा करो। क्या बोला मैंने, इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे, तो इसको और इसको हटाओ, इसको और इसको हटाओ, और फिर दिस माइनस दिस, मतलब इसको इससे गुणा करना है, माइनस इसको इससे गुणा करना है। क्लियर है, तो क्या समझ में आया, y2 गुणा 1, इस y2 को इससे गुणा करेंगे, भाई ये और ये तो हट चुका है, ये और ये तो हट चुका है, y2 गुणा 1 माइनस y3 गुणा 1। क्लियर है, प्लस अब क्या होगा, ये वाला तो कर चुके, अब है इसके इस वाले एलिमेंट को लेने की बारी है। तो इसको कैसे लेते हैं, माइनस से लेते हैं, इसको माइनस के साथ लेते हैं। तो इसको लिया तो ये हटा दो, इसको अगर आपने लिया तो क्या हटा दो बच्चे, इसको अगर आपने लिया तो क्या हटाना पड़ेगा, ये और ये। अब क्या बचा, ये, तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे। तो ऐसा कुछ पैटर्न होता है कि इसको और इसको हटा दो, उस अवयव से जाने वाली रो और पंक्ति को हटाओ, इसको इससे गुणा करो, माइनस इसको इससे गुणा करो। हाँ समझ गए क्या, तो देखो अपन ने इसको हटाया था, तो ये क्या आ जाएगा, x2 गुणा 1 माइनस y2, देखो इसको और इसको हटाया था, तो x2 गुणा 1 माइनस x3 गुणा 1, और लास्ट वाला होता है फिर इसका, इस वाले एलिमेंट के साथ देखते हैं, तो इसको और इसको हटाना पड़ेगा, तो इनको गुणा करना पड़ेगा, तो ये लास्ट वाला एलिमेंट है 1 अपना, तो प्लस 1 प्लस क्या, प्लस इस 1 के साथ में क्या आएगा, 1 के साथ में अपन हटा देंगे इनको, भाई इसको और इसको हटा देंगे, तो ये आएगा x2y3 माइनस x3y2, x2y3 माइनस, तो समझ गए क्या, तो इस x2y3 माइनस x3y2 माइनस x3y2, तो ये आ जाए, इस टाइप से ये खुलता है, और इसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है क्या, ये ऐसे खुलता है, इसको मल्टीप्लाई करके अपन रख सकते हैं, x1y2 माइनस x1y3 माइनस x2y1 माइनस प्लस x3y1 प्लस x2y3 माइनस x3y2, तो ये कुछ वैल्यू, इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू याद आएगा, ये वैल्यू याद आएगा। अब मैं बोल दूं इसको याद कर लो, या इसको थोड़ा समझ जमा के बोल दूं याद कर लो, क्यों कर ले भाई, कोई तो रीजन दो ना, आज नहीं तो कल आपको ये तो सीखना ही पड़ेगा ना, और ये तो बहुत बेसिक चीज है, इसको खोलना तो सीखना ही पड़ेगा, तो आज मैं इसको क्यों याद करूं, और ऐसी चीजें याद करने लगे तो क्या हो जाएगा, फिर कौन सी मैथ्स रह जाए, और इसीलिए बच्चे परेशान है। तो मैं बता रहा हूं, हाँ इसमें अभी आपको ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा गंदा लगे, पर ये करना ही पड़ेगा अपने को, और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसलिए अब भाई जो बच्चे वो चाहते हैं कि सर हमने वो फॉर्मूला याद कर रखा है, उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप ऐसे फॉर्मूले याद कर रहे हो तो भाई आपके लिए जो निर्देशांक ज्यामिति है वैसा ही रहेगा जैसे पहला था, ऐसी चीजें ही अपने को ऊपर ले जाएंगी। और ये इसलिए सिखाया क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली सीखना ही पड़ेगा, और ये सबसे बेसिक चीज है उस टॉपिक की, तो इसलिए इसका वीडियो आराम से मिल जाएगा। बाकी इसको कैसे ओपन करते हैं, ये ऐसे ओपन करते हैं, और ये मॉडुलस और ये ध्यान। अब इसका प्रूफ भी मैं बता देता हूँ जल्दी से अपन इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, इसका प्रूफ करने का वही तरीका वही है ना, तरीका वही है, तरीका वही है। तो तरीका कौन सा है, इसका अगर अपने को क्षेत्रफल चाहिए तो अपन क्या करते हैं बच्चे, पहले देखो ध्यान से, मैं इनको नाम ले लेता हूँ, ABC तो आ गया, D, E और F। अपने को इसका क्षेत्रफल चाहिए ना अपने वाला त्रिभुज का, तो क्या करते हैं अपन ऐसा करते हैं कि ये क्षेत्रफल जब अपना एरिया चाहिए अपने को, जो अपने को एरिया चाहिए उसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, ये चतुर्भुज DABE, ये वाला चतुर्भुज दिख रहा है, DABE,
BE, ये वाला चतुर्भुज प्लस इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, चतुर्भुज EBCF, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस चतुर्भुज कर दो कौन सा, ये वाला, कौन सा चतुर्भुज, DACF। देखो बच्चे मैंने क्या करा, मैंने इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, ये वाला दिख रहा है ना समलंब चतुर्भुज, इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला और इन दोनों में से मैं माइनस कर रहा हूं इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या बच जाएगा बच्चे, इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस इस वाले का और माइनस ये वाला करेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा क्या। तो ये अपना काम है। तो अब इस वाले पहले वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं कैसे लिखूं, तो देखो बच्चे ये समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है, तो इसकी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, याद है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं एक ये है एक ये, इसका वैल्यू है एक y1, इसका है y2, भाई इसकी लंबाई y1, इसकी y2, तो y1 प्लस y2 इंटू इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या आएगी बच्चे, ये x2 है ये x2, तो x2 माइनस x1। ध्यान से देख, ध्यान से देख, अरे दूरी सूत्र में मैंने बताया था ये क्या आएगा, x2 माइनस x1 प्लस इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2, ये भी समलंब है, समांतर भुजाओं का योग y2 प्लस y3, तो y2 प्लस y3, ठीक है, इनटू इसके बीच की ये समांतर भुजाओं की दूरी x3 माइनस x2 प्लस 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 नहीं इस बार माइनस, माइनस 1/2, कौन से समलंब चतुर्भुज का, इस वाले का कर, इस वाले का माइनस करना है, इस वाले का माइनस करना है, तो ये भी समलंब चतुर्भुज है। देखिए बच्चे क्या आएगा, इसकी समांतर भुजाएं y1 प्लस y2 y3, y1 प्लस y3 और फिर x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, तो ये आ जाएगा। तो यहां से ये क्षेत्रफल आता है, अगर आप इसको ध्यान से लिखोगे और करोगे तो ये उतना ही आ जाएगा जो इधर से मान आएगा, ये उतना ही आएगा जो इधर से मान आ रहा है। मान लीजिए 1/2 लगाओगे तो ये 1/2 सब कुछ सेट हो जाएगा बच्चे, क्लियर है क्या बात। अब ये इसलिए दिखाया कि हाँ ऐसे निकाल सकते हैं अपन ऐसा, बाकी बहुत ज्यादा इसका रोल और नहीं रहेगा, और इसको अपन सीधा इस फॉर्मेट में भी ले पाएंगे, पर वो थोड़ा आगे जब अपन वेक्टर 3D पढ़ेंगे और बच्चे वहां पे भी यही फॉर्मूले आएंगे। तो इसलिए ध्यान से और अपना माइंड सेट करो कि हाँ सर ने बोला है ये अपने को सीखना है आगे, तो अभी सीख लेते हैं, सो दैट कम से कम वो ये गंदा सा फॉर्मूला। और अब बात फॉर्मूले की नहीं होती है, फिर आप जो टाइम ज्यादा लगता है वो उसी से लगता है कि आप इस फॉर्मूले में वैल्यू डालने लगे, यार क्या x1 x2, अरे सर पता है मैं वो ऐसे ऐसे करके डाल देते ना। अभी तो तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो हो सकता है तुम्हारा थोड़ा सा जल्दी हो रहा हो, पर एग्जाम में नहीं होगा। वो एग्जाम में क्या होता है ना, इधर का इधर हो ही जाता है कुछ ना कुछ। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो ये वाला सूत्र आप याद रखेंगे, और इसको कैसे खोलना है वो मैंने एक बार सिखाया है, फिर से देखेंगे अभी। और अगर फिजिक्स में आपने देख रखा है इसको कैसे खोलते हैं तो कम हो जाएगा, नहीं तो बेसिक वाला वीडियो देख लो। अब ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल स्टेयर मेथड। तो इसको भी क्या होता है, पहले तो इसको यूज कैसे करना है वो बता देता हूं। तो इसको यूज ऐसे ही करना होता है, ये तो मॉडुलस है भाई, ये तो मॉडुलस है ना, ये तो मापांक है। अब इसको कैसे खोलना होता है, तो ये 1/2 अपनी जगह, इसको भी खोलने का वही तरीका है, दिस माइनस दिस, x1 y2, इसको इससे गुणा करो, माइनस इसको इससे गुणा कर दो, x2 y1, प्लस इसमें भी कैसे खोलोगे, इसको इससे गुणा करो, माइनस उसको इससे, वही अरे जैसे उसमें डिटरमिनेंट में करे x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है क्या, इसको इससे किया, माइनस इसको इससे, प्लस x3 y1 माइनस x1 y3, क्लियर है क्या बात। तो ऐसे अपन इसको खोलेंगे और ये मॉडुलस लगाएंगे ही लगाएंगे। अब ये लिखा, इसको देखो, अरे सर ये तो ऐसे ऐसे बना के बताया था ना, ऐसे देखो ध्यान से, इसको क्यों बताया जा रहा है, इसका जो मान आएगा वो अभी जो पीछे आया था वही आएगा। इसको इसलिए बताया जा रहा है, अगर आपका ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल लिखने का देखो दूसरा तरीका जो है वो क्या है, x1 y1, पहला लिखो x1 y1, फिर दूसरा लिखो x2 y2, फिर से x2 y2, उसके साथ x2 y3, फिर x3 y3, लास्ट में एक बार फिर से वो रिपीट करना होता है, लास्ट में एक बार उसी को रिपीट करना होता है, x1 y1 x2 y2 प्लस
x2y2 x3y3 x3y3 x1y1, मतलब वापस से यही आता है, यहां से चल के वापस यही आना होता है। और इसको बताने का मकसद ये है कि अपन जब पॉलिनोमियल का क्षेत्रफल देखेंगे, मतलब बहुभुज का क्षेत्रफल देखेंगे तो वो यहीं से आ जाएगा बच्चे, मतलब इसको आगे बढ़ा देंगे। मतलब अभी तो 3 ही बिंदु थे ना, अगर 4 बिंदु होते, मतलब चतुर्भुज होता, पंचभुज होता, तो ये सबके लिए लग जाएगा, इसलिए ये है। अरे सर वो स्टेयर वाला तो ऐसा ऐसा होता है यार, देखो एग्जाम में क्या होगा, पेपर में तुम इतना बड़ा सा स्टेयर ऐसे बनाओगे, कितना पेज खराब हो गया। और इसको क्या कर सकते हो आप, एक लाइन में बना सकते हो ऐसे, तो वही है, रीअरेंजमेंट किया गया है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये भी ज्यादा अच्छा है, और बहुभुज के लिए ये बहुत अच्छा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा ये। तो इसलिए इसको बताया जा रहा है कि पहले ये त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल x1y1 प्लस x2y2, और ये क्या है, सारणिक है ये सब, और ये मॉडुलस आपने को लगाना है। अब ये मॉडुलस बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखें। क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल का मान तो धनात्मक ही आएगा, इसलिए अपने को मॉडुलस लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये वाला याद करना है, इसको खोलना है, बस खत्म। त्रिभुज में अपन हमेशा देखो ये लिखा हुआ राज, हमेशा यही सूत्र लगाएंगे, ये स्टेयर कुछ नहीं लगाएंगे, ये तो उसके लिए है जब अपन बहुभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसका यूज कर लेंगे, है ना। ठीक है बच्चे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है तो क्या लगाओगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो क्या लगाओगे, सीधा काम। हाँ अब देखो ये जैसे, अब देखो ध्यान से सुन लो एक बार फिर से, मैं त्रिभुज का ही क्षेत्रफल लिख रहा हूं। अगर मेरे पास ये पॉइंट ही है, चलो दिस और ए बी जो भी है 11 8 और सी जो भी है मेरे पास 8 12, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले ध्यान से देखो क्या करेंगे अपन, एरिया का या क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बच्चे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और इसका मॉडुलस लेना है। ठीक है, इसका मॉडुलस लेना होता है। तो अपन सीधा वैल्यू रख देते हैं। देखो मॉडुलस तो लास्ट में ले लेंगे, 1/2 x1 y1 क्या है, पहले निर्देशांक कोई से ले लो, a वाले को x1 y1 बोल देते हैं, तो ये क्या है 3 2 1, b x2 y2 1 11 8 और कितना 1, ये क्या है 8 12 और 1, खत्म। देखो कितना आसानी से लिख सकते हैं, x1 y1 पहले निर्देशांक 3 2 फिर 11 8 फिर 8 12, तो अपन सीधा ये लिखेंगे। अब इसका मान निकालना है, ये मॉडुलस अपनी जगह चल रहा है, इसका मान निकालना है। तो देखो बच्चे, मॉडुलस अपनी जगह, 1/2 भी अपनी जगह है। ये देखो इस वाले के सापेक्ष खोलेंगे तो 3 आया। देखो बच्चे इस 3 आया, इस 3 के साथ इसको और इसको हटाएंगे तो ये आएगा 8 - 12। ध्यान से सुनना, 8 - 12। फिर आया 2, तो इसके पहले माइनस लगाएंगे, यहां 3 माइनस होता है बच्चे, 2 गुणा इसको और इसको हटाओ, इसको और इसको हटाओ, तो 11 - 8 प्लस 1। देखो ये 3, फिर इसका माइनस होता है, फिर इसका प्लस होता है। अब इसको और इसको हटाओ तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, ये क्या आ जाएगा 11 × 12 माइनस 8 स्क्वायर, 8 × 8 8 स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये अपना आ जाएगा, ये अपना क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो मॉडुलस 1/2 ये कितना हो जाएगा बच्चे, देख ध्यान से देख, 3 8 - 4 कितना, -4 तो माइनस का 12, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, कितना हटेगा बताओ, 11 - 8 3 तो माइनस का 6, और ये कितना होगा, 11 × 12 तो 8 का स्क्वायर। तो देखो 11 × 12 कितना हो जाएगा बच्चे, 12 132 हो जाएगा। 132 - 64, 132 - 64 कितना होता है, 132 में से 64 जाने दो तो 8 बचेगा, और यहाँ पे अच्छा बचेगा क्या, तो 68 बच जाएगा, 68 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 68। क्लियर है ये वाली बात क्लियर है। तो ये क्या आया 1/2 इंटू 68 माइनस ये कितना है 18, 68 - 18 कितना है 25 हो गया, 50 हो गया, 50 तो ये 25। अब 25 का मॉडुलस तो 25 ही आया ना,
25 का मॉडुलस तो 25 ही आएगा ना, अरे धनात्मक है तो वही आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 25। अब बच्चे ध्यान से सुन, हो सकता है तेरे को ये टफ लग रहा हो, पर लास्ट में अल्टीमेटली यही करना है। तो अगर आपको ये ओपन करना नहीं आता तो एक वीडियो है उसको जाके पहले देख लो इससे, या फिर आता है तो बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं होगी। देख इसके सापेक्ष खोलना है, 3 लेगा तो इसको और इसको हटा देना, 8 माइनस 12, 2 लेगा तो इसके पहले एक माइनस जरूर आता है और इसको और इसको हटा देगा तो 11 माइनस 8 हो जाएगा। और जब ये 1 लेगा तो इसको और इसको हटा देगा, 11 गुणा 12 माइनस 8। क्लियर है क्या? ये वाली बात क्लियर है क्या? तो कुछ नहीं करना, इसके सापेक्ष खोलना है, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। क्या आप बच्चे ये कर सकते हो? बिल्कुल। तो अब अपन इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इस वाले वीडियो में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है क्या? तो इसलिए जल्दी जल्दी करते रहो बच्चे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 इकाई है जिसके शीर्ष ये, जिसके शीर्ष, तो त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं 3a, पहला शीर्ष ए बी 4 0 और सी 1 1। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ये x1 y1 1, देखो x1 y1 1, फिर x2 y2 x2 ये x2 y2 1, फिर x3 y3 1 का मॉडुलस, ये आएगा क्या? ये आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका मापांक लगाना ना भूलें भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा? इज इक्वल टू कितना दिया है? 2। तो इसको जब आप 2 के बराबर करोगे तो यहां किसका मान आएगा? 1 का मान आएगा। तो इसको खोलते हैं, देखो बच्चे इसको खोलते हैं, तो 1/2 अपनी जगह, ये इसी के सापेक्ष खोलेंगे अपन। तो 3 के गुणा में क्या है? इसको हटाओ इसको हटाओ, देखो इसको हटाओ इसको हटाओ तो बच्चा क्या? 0 माइनस 1। देख लो दिस 0 माइनस ए माइनस ए, इसको हटाओ इसको हटाओ, देखो ध्यान से इसको हटाओ इसको हटाओ तो क्या बचा? 4 गुणा 1 माइनस 1 गुणा 1, तो 4 माइनस 1। ध्यान से देखो बच्चे, इसको हटाया था तो 4 गुणा 1 माइनस 1 और प्लस 1 इंटू इसको हटाओ इसको हटाओ तो 4 माइनस 0, 4 माइनस। गौर से देख बच्चे, गौर से देख, ये आ जाएगा इक्वल टू 2, ये आ जाएगा इक्वल टू 2। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे? 1/2, ये कितना आ रहा है बच्चे? देख -3, और ये कितना आ रहा है? माइनस का 3 है, -3 और माइनस का 3 है, और ये प्लस का 4, और इसका मापांक इज इक्वल टू 2। तो इस 2 को इधर ले चलते हैं, उस 2 को इधर ले चलते हैं, तो ये इधर कितना हो जाएगा बच्चे? इस 2 को इधर गुणा कर दो, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये कितना आएगा? ये आएगा 4 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 है, 1 माइनस 3 है का मापांक इज इक्वल टू 4। अब ये आपको पता होना चाहिए बेसिक गणित से। अब ये नहीं बताऊंगा मैं, अगर मापांक के आगे 4 है, मापांक के आगे अचर है, कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा आंसर आना चाहिए इससे कि 1 माइनस 3 को क्या लिखोगे? प्लस माइनस 4। मतलब इसका मान 4 कब होगा? जब 1 माइनस 3 का मान प्लस माइनस 4 रहेगा। तो अब 3 को उधर ले चलो, 3 को उधर ले चलो, तो इधर ले आओ इसको, तो 1 माइनस प्लस 4, तो 1 का मान आ जाएगा। देखो माइनस लोगे तो -3/3 और प्लस लोगे तो 5/3, प्लस लोगे तो 5/3। ध्यान से देखना बच्चे, इसको उधर ले गया। अगर अपन ने यहाँ माइनस लिया तो -3/3 और प्लस लिया तो 5/3, तो 1 का 2 मान आ रहा है -1 और 5/3। तो बच्चे है क्या इसमें? क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। अगर आपने मॉडुलस नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, अदरवाइज सही आंसर आएगा। और डिटरमिनेंट को ध्यान से खोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ये, अब आप करो बच्चे, ये आप कम से कम इसमें 10 मिनट दो। अगर आपको आ जाए तो बहुत बढ़िया बच्चे, कम से कम 10 मिनट दो, कम से कम 10 मिनट। तो इसने बोला है 2 बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रम से ये तथा ये है, ए और बी 2 बिंदु है, ए और बी 2 बिंदु है। चलो इधर ले लेते हैं थोड़ा, ए अपना है, कम से कम 10 मिनट दीजिए, कम से कम 10 मिनट दीजिए बच्चे। बी है 5, ए और बी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक याद करें, यदि ये तथा ये, तो अब पी कोई बिंदु होगा,
P कोई बिंदु होगा, उसके अपने को निर्देशांक ज्ञात करने, P के निर्देशांक ज्ञात करते तो XY मान लिया। तो बताओ कितने अज्ञात हैं, कितने अज्ञात है बच्चे इसमें? केवल 2 अज्ञात हैं, X और Y। और कितनी समीकरण बनेंगे? एक ये और एक ये। एक तो ये PA बराबर PB, दूसरा त्रिभुज ABC का। तो पहला तो PA बराबर PB कर देते हैं, PA बराबर PB मतलब P का A से दूरी बराबर P का B से दूरी। तो PA बराबर PB ये वाला लगाएंगे तो क्या आएगा? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB। PB क्या आएगा बच्चे? P से B की दूरी, P से B की दो, ये आएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट हट जाएंगे और इनका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो x स्क्वायर -6x + 9 प्लस y स्क्वायर -8y + 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर -10x + 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y + 4। क्या बच्चे ये आ रहा है? क्या बच्चे ये आ रहा है? x स्क्वायर y स्क्वायर कट जाएंगे तो इधर लाओ 10x को तो 4x बनेगा, 10x को इधर लाओ 4x बनेगा और इसको इधर लाओ तो -12y बनेगा। 9 और 16 25 से 25 कट जाएगा, -4 आ जाएगा। 25 से 25 कट के -8, 4 का भाग दे दो तो 4 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 3y + 1। x बराबर 3y + 1। ध्यान से देखो 4 का भाग दे दिया तो x बराबर 3y + 1। एक समीकरण आ गया x बराबर 3y + 1। अब दूसरा समीकरण इस त्रिभुज का क्षेत्रफल से लाना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया? त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू PAB तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इसका मॉडुलस, इसका क्या बच्चे? इसका क्या मॉडुलस इज इक्वल टू कितना? 10। इसके मॉडुलस का वैल्यू 10 दिया है। तो अब अपने को इसको ओपन करना है तो इस 2 को तो उधर ले चलते हैं और मॉडुलस देखो अगर एचर आगे एचर हो तो प्लस माइनस लगा दो। तो 2 को उधर ले चलते हैं और मॉडुलस को हटा देते हैं तो इधर आ जाएगा +-20। अब अपने को इसको ओपन करना है तो ये आ जाएगा इधर +-20। अब इसको ओपन करना है तो ओपन इसके साथ में कर दो। देखो बच्चे 2 चीज की है, मैं 2 को उधर ले गया 20, यहां पे इसका मापांक कितना 10 20 कब आएगा? जब +-20 हो। तो इसके सापेक्ष खोलेंगे तो x गुणा x के गुणा में क्या आएगा? -2 -4 तो -2 -4 y के गुणा में क्या आएगा बच्चे? इसको हटाओ 5 -3 प्लस 1 के गुणा में क्या आएगा? 20 + 6 26 लिख दूं क्या? ध्यान से देखो 1 के गुणा में क्या आएगा? 20 + 6 26 हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या आ रहा है? -6x प्लस और ये -2y + 26 = +-20। तो ये दूसरी समीकरण अपनी आ गई। तो एक समीकरण ये रही, एक समीकरण ये रही, 2 अज्ञात 2 समीकरण। तो यहां से x का मान यहां रख रहा हूं मैं, सीधा सीधा x का मान ही रख रहा हूं मैं। तो ये क्या आ जाएगा? -18y होगा ना, 6 × 18 और -6 -2y + 26 = +-20। तो ये बच्चे कितना हो गया? देखो -20y + 20 -20y + 20 +-20। क्लियर है क्या? तो अब देखो एक तो प्लस साइन ले लेते हैं, प्लस का साइन लेंगे तो y का मान बोलो, प्लस का साइन लेंगे तो इस 20 से ये 20 कटेगा, y का मान 0 आएगा। और जब इसमें माइनस का साइन लोगे तो क्या आएगा? यहां माइनस का साइन लोगे थे माइनस, तो y का मान 2 दिखा गया किसी को, y का मान 2 दिखा गया। जब यहां माइनस का साइन लोगे तो ये -40 हो जाएगा बट्टे -20 तो 2 y का मान 2। और अगर y का मान 0 आया है तो x का मान कहां से ले आएंगे? इसमें एक y का मान 0 डाल दो, x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इसमें y का मान 2 डालो, अरे y का मान 2 डालो तो x का मान कितना आ जाएगा? 7। तो ये आगे उसके निर्देशांक, मतलब उस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे? P के निर्देशांक देखो बच्चे, एक तो क्या आएगा? 1,0 भाई, x निर्देशांक पहले y निर्देशांक बाद में। दूसरा P का निर्देशांक क्या रहा है? 7,2। तो ये 2 निर्देशांक आ सकते हैं बच्चे, ये 2 निर्देशांक इस वाले के आ जाएंगे। क्लियर है ये बात?
अरे समझ पाए? तो काफी प्रैक्टिस कर लिए अपने, 3-4 क्वेश्चन कर लिए और वह सेम फॉर्मूले का यूज करके। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अब भी यही रहेगा और हमेशा यही रहेगा कि डिटरमिनेंट ओपन करना सीखो, सो दैट ये फॉर्मूला वाला बर्डन कम हो जाए। क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चे इनका। मिलते हैं अगले वीडियो में और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।